Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. चैप्टर 295 साजिश, गोली लगना। उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। जितना देर हो रहा था वो ईशानी के लिए उतना ही ज्यादा पागल हो रहा था। बाकी के सभी गैंग्स को भी बोल दो, 2 दिन बाद सबको एक साथ एक्टिव होना है। और इस समय हमारे मोहरा पर भी नजर रखो। उठा के कर पारस वहां से चला गया। अब आगे उसके जाने के बाद बाकी सब भी कुछ डिस्कस करके वहां से चले गए। वहीं इन सभी साजिशों से अनजान राजवंश फैमिली और बाकी की फैमिलीज तेजस और नंदिनी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि ठीक 2 दिन बाद तेजस और नंदिनी की एंगेजमेंट थी, सहाय फैमिली भी मुंबई में ही रुके हुए थे। सब मिलकर ऐसे ही 2 दिन बीत गया था। एक पहाड़ी लेक एरिया में जहां सामने कम से कम 500 से ज्यादा लोग सामने खड़े हुए थे। और लगभग 500 लोग मरकर नीचे पड़े हुए थे। उनके ठीक सामने खून से लथपथ 2 लोग खड़े हुए थे, पर ये खून उनका था उन 500 लोगों का है ये कहना मुश्किल था। तभी एक गोली चली जो कि सामने खड़ी दोनों लोगों में से उस लड़की की तरफ फायर किया गया था। वो गोली उस लड़की को लगती उससे पहले कोई उस लड़की की सामने आ गया। भाई वो लड़की जोर से चिल्लाई क्योंकि गोली सामने खड़े लड़के की चेस्ट पर लगी थी। हे यू तुम बकवास कुत्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बटरफ्लाई की तरफ गोली चलाने की? तुम यहाँ बाकी सबको मार सकते हो पर मेरी बटरफ्लाई को नहीं। पारस चिल्लाते हुए रत्नाकर से बोला, उसे बस सामने खड़ी लड़की सही सलामत चाहिए थी। उसकी खूबसूरती पर पारस कोई दाग नहीं लगने देना चाहता था। देखो बटरफ्लाई, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। आखिर इस इंसान इस माफिया किंग के पास है ही क्या? फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बटरफ्लाई की लायक है? भले ही दुनिया तुम्हें ब्लैक डेथ के नाम से जानते हो और थर थर कांपते हो, पर पारस सिसोदिया तुमसे नहीं डरता। और तुम्हारा खौफ सालों पहले था, तुम्हारा खौफ 10 साल पहले ही खत्म हो गया। तुम तो गायब हो गए थे, पर अब जब तुम सामने हो तो तुम मेरे हैं मरोगे। बटरफ्लाई में भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर हूं, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। आओ हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। वहीं सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं ईशानी थी, वो समीर को देख रही थी और उसके पास ही बैठ गई थी। वहीं मोक्ष की आंखें और भी ठंडी होती जा रही थी, उसका ऑरा और भी खतरनाक हो रहा था। समीर की सीने से खून बह रहा था, उसकी दूसरी तरफ ईशानी की कई वफादार लोग भी मरे हुए पड़े थे। दूसरी तरफ रेहान और अयान भी जख्म से भरे हुए पड़े थे। वहीं अपनी बहन की मुंह से भाई सुनकर समीर की दिल में बहुत खुशी हो रही थी, पर दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो ये भी नहीं बता पा रहा था कि वो कितना खुश है कि ईशानी ने उसे आज फिर से भाई बुलाया। अगर वो मर भी जाता है तो भी वो खुश था कि मरते हुए ही सही उसने अपनी बहन को एक बार के लिए तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट किया। और उसकी बहन ने उसे भाई बुलाया। तभी रेहान और अयान भी अपनी धीमी आवाज में बोले, ईशानी तुम यहाँ से भाग जाओ ईशानी, हम दोनों तुम्हारे लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम कर सकते हैं, बस तुम यहाँ से भाग जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोक्ष की हाथों में एक तलवार था जो खून से सना हुआ था। ये ब्लैक डेथ की तलवार थी जो लोगों को 12 साल पहले डराने के लिए ही काफी थी। इस तलवार से मोक्ष ने 18 साल की उम्र में ही अनगिनत लोगों को मार डाला था। फिर 2 साल तक पूरे अंडरवर्ल्ड की गंदगी को साफ करने के बाद ये तलवार फिर दिखाती नहीं दी। बेशक ईशानी भी इस बारे में जानती थी कि कोई ब्लैक डेथ था जो बहुत पावरफुल था और गवर्नमेंट भी उसके सामने झुकती थी। ये जानकर वो थोड़ी हैरान तो थी पर ज्यादा नहीं। रेहान और अयान की बात सुनकर ईशानी ने उन्हें देखा। आज वो दोनों उसे बचाने की कोशिश में जान देने को तैयार है जो उसे पहले नापसंद करते थे। वो मन ही मन बोली, बस कुछ देर और। उसने अपनी वॉच को देखा जहां रेड डॉट इस जगह के करीब और करीब आता जा रहा था। ईशानी पहले ही थक गई थी, 600 लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। फिर भी आज 400 से ज्यादा लोगों को उसके हब्बी ने मौत के घाट उतार दिया था। वो तो सिर्फ 100-150 लोगों को मार पाई थी। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही थी, उसने अपनी बॉडी में कुछ अलग फील हो रहा था जैसा उसे पहले फील होता था। उसने अपने बॉडी को चेक नहीं किया था क्योंकि वो इस वक्त बहुत अलग सिचुएशन में थी। ईशानी ने मोक्ष को इशारा किया, तभी जोर की हवा चली और एक छोटा लड़का ऊपर से उड़कर नीचे ईशानी के सामने उतरा। ये कोई और नहीं डैनी था, जो अपनी मोम को ट्रैक करके यहाँ उनसे बात करके आया था।
वहीं एक छोटे बच्चे को इतने स्पीड से उड़कर आकर सामने खड़े होते हुए देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। पारस और बाकी गैंग्स के लोग अपनी आंखें मसल रहे थे। वो सब जो देख रहे थे, क्या वो सच था या कोई सोना? एक बच्चा इतनी स्पीड से कैसे भाग सकता है? अपनी मोम और डैड और बाकी सबको इतने खराब है मैं देखकर डैनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी सामने खड़ा रत्नाकर हंसते हुए बोला, ये बच्चा, ये छोटा सा पिल्ला क्या यहाँ तुम सबकी मदद करने आया है? क्या इसकी वजह से ही तुम लोग इतने शांत थे? हम भी देखते हैं कि ये पिद्दी कैसे तुम लोगों को बचाने में मदद करेगा। तभी मोक्ष को भी राघव का मैसेज आया जो उसकी वॉच पर चमकने लगा, जिसमें मैसेज था कि उन्होंने सभी फैमिली जैकी, नव्या और दक्ष को बचा लिया और बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट कर दिया है। हम सब टीम के साथ जल्दी आपके पास पहुंच रहे हैं, तब तक प्लीज आप और मेम सेफ रहिए। राघव मोक्ष और ईशानी के लिए चिंता से भरा हुआ था। ये मैसेज देखकर ईशानी और मोक्ष की आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक शिकारी अपनी शिकार पर झपट्टा मारकर उसे चीर फाड़ने के लिए तैयार है। रत्नकर के साथ साथ यशराज भी हंस रहा था कि ये छोटा बच्चा और दो लोग क्या ही कर सकते हैं। पर तभी डैनी ने अपनी उंगली उठाकर इशारा किया, तो 300 से ज्यादा माइक्रो नैनो रॉबर्ट्स दूर से किसी भंबरे की तरह लोगों की तरफ पीछे से भागे। डैनी अकेला नहीं आया था क्योंकि वो बहुत शातिर था। उसे अच्छे से पता था कि वो अकेले अपनी मोम डैड के साथ सबसे लड़ेगा तो देर होगा। इसलिए वो ईशानी की बेस पर चला गया और अपनी मोम की बनाई सभी छोटे मक्खी जैसे माइक्रो रॉबर्ट को एक्टिवेट करके ले आया। डैनी ने आपकी उंगली को उठाया तो उसकी उंगली से बिजली की किरण के साथ एक गोली निकली, जो इतनी छोटी थी कि उसे देखना भी लगभग नामुमकिन था। वो गोली सीधे जाकर रत्नाकर के पास खड़े उसके बड़े बेटे सुरेश की माथे के ठीक बीचों बीच लगी। कोई उस गोली को देख भी नहीं पाया ठीक से, पर सुरेश चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। उसका पूरा चेहरा माथे से लेकर गले तक सूजकर काला हो गया था, क्योंकि वो गोली इलेक्ट्रोफाइड मैग्नेट से थी जो सिर्फ डैनी के शरीर में रहकर भी ऑटोमेटिक चार्ज हो सकती थी। गोली और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से सुरेश एक पल में मर गया। ये देख मार सब डर गए। क्या ये कोई इंसान है या कुछ और? सब डैनी को हैरानी से देख रहे थे। क्या ये लड़का भी ईशानी और मोक्ष की तरह इतनी बेरहम है? सब यही सोच रहे थे। तभी डैनी हंसते हुए बोला, ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे मैं आपने मोम डैड की हेल्प करूंगा। आपने बड़े बेटे को मरा हुआ देखकर रत्नाकर गुस्से से पागल होने की कगार पर था। पहले उसके छोटे बेटे को इस लड़की ने मार दिया था और अब उसका बड़ा बेटा भी मारा गया। वहीं पारस समझ गया था कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि रॉबर्ट है। इतना एडवांस रॉबर्ट को देखकर वो हैरानी में था। अगर बटरफ्लाई उसकी हो गई तो ऐसा कई स्मार्ट रॉबर्ट होंगे उसके पास। फिर उसे दुनिया पर राज करने से भला कौन रोकेगा? ये सोचकर वो और भी लालची हो गया। तभी पीछे उसकी आदमियों की चीखने की आवाज आई, क्योंकि माइक्रो नैनो रॉबर्ट ने लगभग 200 लोगों पर हमला कर दिया था। वो सब उसकी गर्दन को निशाना बनाकर जोंक की तरह चिपक गए थे और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। इसलिए गार्ड्स चिल्लाने लगे। भले ही शॉक कम था पर फिर भी वो बार बार उन रॉबर्ट को फेंक रहे थे, उन पर शूट कर रहे थे। जबकि माइक्रो रॉबर्ट छोटे थे इसलिए बस कुछ ही रॉबर्ट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। डैनी भी जाने वाला था, तभी ईशानी बोली, डैनी तुम पहले समीर भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ। डैनी ने सिर हिलाया। ईशानी ने समीर की एक नस को दबा दिया था इसलिए खून बहना रुक गया था, पर बुलेट का जहर फैलता जा रहा था। डैनी ने सिर हिला दिया और समीर को उठाकर लेकर उड़ गया। यशराज ने गोली मारा पर उससे डैनी ने एक हाथ में पकड़कर उस पर ही प्रेशर के साथ फेंक दिया, फिर समीर को लेकर दूर जाते जाते नजरों से गायब हो गया। ये देखकर सब गुस्सा हो गए। वहीं वो गोली सीधा आकर यशराज के पैर में लगी। यशराज चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। ईशानी ने रेहान और अयान को देखा, वो घायल थे, पर उन्हें कोई खतरा नहीं था, बस मेडिसिन से वो ठीक हो सकते थे। ईशानी और मोक्ष ने एक दूसरे को देखा और सामने खड़े 300 लोगों पर टूट पड़े, क्योंकि बाकी के 300 से लोग ऑलरेडी माइक्रो रॉबर्ट से उलझ रहे थे। सभी लोग मोक्ष और ईशानी से थर थर कांप रहे थे। थोड़ी देर पहले इन दोनों ने ही लगभग 500 से ज्यादा लोगों की किसी मुर्गी, बकरी की तरह काट दिया था। जैसे ये सब उनके लिए सिर्फ खिलौना हो। उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन सा किसका हाथ है और किसका पैर। डर के कारण वो सब और भी सुन पड़ गए थे। तभी रत्नाकर के चिल्लाने से वो सब होश में आए।
तब तक ईशानी ने और मोक्ष ने उन सबको मारना शुरू कर दिया था। वो दोनों इस वक्त मौत के देवता लग रहे थे। थोड़ी देर में ही ईशानी और मोक्ष ने 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। माइक्रो रॉबर्ट्स ने भी कई लोगों करंट दे करके मार दिया था। अब सिर्फ वहां 100 लोग ही बचे थे, वो भी घायल हालत में। वो सब यहां से भागने के लिए तैयार थे। तभी ईशानी यशराज के पास गई और अपनी खंजर को उसकी गाल पर कट मारते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। मेरी जगह अपनी नाजायज बेटी को देकर अब तुम सीधा नरक में जाओ। ये सुनकर यशराज डर गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती पारस सर, मुझे बचाओ। इतना कह ही था कि ईशानी ने अपनी खंजर उसके गले की आर पार कर दिया। ईशानी को अब चक्कर आने लगा था, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? तभी रेहान और अयान पर उसकी नजर पड़ी, जिनके पास 10 लोग जा रहे थे। ईशानी भले ही रेहान और अयान से नफरत कर ले, पर वो नहीं चाहती थी कि यहाँ उनकी जान जाए। दोनों ही उसे प्रोटेक्ट करने के तैयार थे, तो उसे भी एक बार इन्हें बचाना चाहिए। जो भी हो, थे तो दोनों ही उसके भाई। ईशानी उन लोगों की तरफ चली गई। मोक्ष ने रत्नाकर को भी एक ही बार ने मार डाला था। वहीं अब पारस ही ऐसा था जिससे मोक्ष लड़ रहा था। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, बटरफ्लाई मेरी है। पारस चिल्लाया, पर उसकी चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। मोक्ष गुस्से से बोला, मेरी बीबी पर नजर रखने वालों को मैं टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला देता हूँ। लगता है तुम्हें मौत से डर नहीं। मोक्ष की आंखें लाल हो गई थी। उसके सामने ही इस इंसान से उसकी बीबी को छीन लेने की बात कहा भी कैसे? मोक्ष ने पारस को एक किक किया तो पारस की हाथ से गन छूट गया था। मोक्ष ने पारस की हाथ को उसकी शरीर से अलग कर दिया। तुम इसी हाथ से वायरस बनाकर लोगों को मरते हो ना? इतना कहकर उसने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। पारस ने आज तक अनगिनत लोगों की जान लिया था, पर आज पहली बार उसे मोक्ष से डर लग रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा था। मोक्ष ने एक झटके में पारस की गले को काट दिया। अब तक बाकी सब भी मर चुके थे, सिर्फ 20 लोग बचे थे जो माइक्रो रॉबर्ट से उलझे हुए थे। मोक्ष ने दूसरी तरफ देखा तो ईशानी पहाड़ी की किनारे पर फाइट करते हुए पहुंच गई थी। अभी राघव और बाकी टीम भी आ गए थे। मोक्ष को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने ध्यान से देखा तो ईशानी जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो बेहोश होने वाली हो। मोक्ष बीबी चिल्लाते हुए ईशानी की तरफ भागा, पर ईशानी बेहोश होकर पहाड़ी से गिरने लगी थी। चैप्टर 296 ईशानी कहाँ है? मिसकैरेज। मोक्ष ने दूसरी तरफ देखा तो ईशानी पहाड़ी की किनारे पर फाइट करते हुए पहुंच गई थी। अभी राघव और बाकी टीम भी आ गए थे। मोक्ष को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने ध्यान से देखा तो ईशानी जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो बेहोश होने वाली हो। मोक्ष बीबी चिल्लाते हुए ईशानी की तरफ भागा, पर ईशानी बेहोश होकर पहाड़ी से गिरने लगी थी। अब आगे ये देखकर मोक्ष का दिल दे से धक से रह गया। वो बीबी कहकर चिल्लाते हुए पहाड़ी की तरफ भागने लगा। वहीं बाकी सबकी भी आंखें बाहर आने को थी। रेहान और अयान भी उठकर लड़खड़ाते हुए पहाड़ी की छोर की तरफ भागे। वहीं राघव भी ये देखकर आगे की तरफ भागा, पर इससे पहले कि वो सब वहां पहुंचते ईशानी पहाड़ी से गिर गई। ये देखकर मोक्ष चिल्लाते हुए भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईशानी पहाड़ी से नीचे गिर चुकी थी। उसे बचाने के लिए मोक्ष भी लेक में कूद गया और पागलों की तरह ईशानी को इधर उधर ढूंढने लगा। वहीं बाकी सब भी अब तक वहां आ चुके थे। राघव ने जल्दी से गार्ड्स को नीचे ढूंढने के लिए ऑर्डर दिया, तो सब पहाड़ी से उतरकर नीचे लेक की किनारों की तरफ जाने लगे। उनमें से बहुत से लोग स्विमर थे, तो वो सब भी लेक से नीचे की बाकी जगह ढूंढने लगे। वहीं रेहान और अयान भी बुरी हालत में रोते हुए ईशानी को ढूंढ रहे थे। उन्हें ईशानी के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। एक बार वो अपनी बहन को खो चुके थे, अब वो उसे दोबारा नहीं खोना चाहते थे। मोक्ष तो पागलों की तरह ईशानी को ढूंढने में लगा हुआ था। सुबह से रात हो गई थी, पर अभी तक ईशानी आसपास नहीं मिल रही थी। अब तक बाकी सब भी आ चुके थे। दर्शित, दक्ष, तेजस, वरुण, ध्रुव, वेद, रुद्र और अभिक सब ईशानी को ढूंढने में लगे हुए थे। सब ईशानी को लेकर बहुत परेशान थे। वहीं डैनी भी लेक के ऊपर उड़कर बार बार अपनी सिस्टम को चेक कर रहा था। ईशानी कहीं भी होती आसपास तो ये उसे जरूर पता चल जाता। वहीं मोक्ष पूरी तरीके से भीगा हुआ किनारे पर खड़ा था और एकटक उथल पुथल हो रही पानी को देख रहा था। तभी राघव आकर बोला, बॉस लेडी बोस अभी तक नहीं मिली है।
लेडी बॉस जहां गिरी थी वो ढलान वाली जगह है जहां पानी का बहाव सबसे ज्यादा तेज है। मुझे कुछ गलत होने जैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपनी लाल आंखों से राघव को देखा। फिर गुस्से से क्लोड आवाज में बोला, अगर एक और बार भी तुम्हारे मन में मेरी बीबी को लेकर कोई उल्टा ख्याल आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे तुम सब कुछ भी करो, चाहे तुम्हें इस लेक जिस जिस रिवर में मिलता है उन सबको ढूंढना पड़े, तो ढूंढो, हर एक किनारे पर ढूंढो, पर मुझे मेरी बीबी सही सलामत चाहिए। चाहे उसके लिए जमीन आसमान एक ही क्यों ना करना पड़े, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मोक्ष की आंखें गुस्से और रोने की वजह से लाल हो गई थी। आज पहली बार जिंदगी में वो इतना रो रहा था। उसे किसी भी कीमत पर अपनी बीबी चाहिए थी। उसने अपनी दिल पर हाथ रख दिया। वो किसी जड़ की तरह 4 घंटे से एक ही जगह खड़ा हुआ था। बीबी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? मुझे पता है तुम कहीं पास में ही हो, बस आपने हब्बी के पास लौट आओ, मुझे इतना मत सताओ। तुम्हारे बिना तुम्हारा हब्बी कुछ भी नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तभी डैनी दूर से आकर किनारे पर उतरा और मोक्ष को देखकर बोला, डैड, मुझे लगता है मोम की वॉच में जो चिप थी वो कैसे डीएक्टिवेट हो गई है। मोम को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब तब रात हो गई थी। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। पर मोक्ष 1 इंच वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी बीबी चाहिए थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए थे। इन 3 दिनों में मोक्ष ने ना कुछ खाया था, ना एक बूंद भी पानी पिया था। मोक्ष की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो गुस्से और ईशानी को खोने की डर से पागल हो रहा था। वो बार बार लेक में जाकर ईशानी को ढूंढता, फिर किनारे पर आकर एक ही जगह खड़े होकर लेक को घूरता रहता। जैसे अभी इस लेक की जान ले लेना चाहता हो, जिसकी वजह से उसकी बीबी उससे दूर हो गई है। वहीं तेजस, वरुण, दक्ष, ध्रुव, वेद और अभिक सब मोक्ष के पास आ गए थे। अभिक रोते हुए बोला, जब तुम यहाँ थे तो ईशानी पानी में गिरी कैसे? अब हम क्या करेंगे? तभी दक्ष बोला, भाई, घर से भी बार बार कॉल आ रहा है, सब भाभी को लेकर परेशान है, बच्चे भी मम्मा डेडा करके रो रहे हैं। आप तो जानते हो दोनों आपके और भाभी के सिवा किसी के हाथ से नहीं खाएंगे। आपकी प्रिंसेस तो सबसे ज्यादा रो रही है। दोनों को इस वक्त आपकी जरूरत है। भाई प्लीज अब घर चलिए। भाभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। भाभी एक फाइटर है, देखना उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ही ठीक होंगी। मोक्ष तो डे से पत्थर बन गया था। सभी फैमिली में ईशानी को ना ढूंढ पाने की वजह से गम का मातम छाया हुआ था। अभी तक ईशानी नहीं मिली थी, जिस वजह से सब हद से ज्यादा पागल हो चुके थे। तभी डैनी तेजी से वहां आ गया और मोक्ष को देखकर बोला, डैड, मोम की वॉच की चिप एक्टिवेट हो गई है। मुझे अभी सिग्नल मिला। जरूर गलती से वॉच डीएक्टिवेट हो गया होगा। मोम ने आपने वॉच को निकाला है या फिर से पहना है? उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। दर्शित और रुद्र जो अभी दूसरी तरफ से आ रहे थे, वो दोनों भी ये सुनकर खुश हो गए, उनकी बहन मिल जाएगी। मोक्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और डैनी को कंधे से पकड़कर बोला, कहाँ पर एक्टिवेट हुआ है? जल्दी पता करो, मुझे मेरी बीबी चाहिए। वो किसी पागल की तरह हो रहा था। वो इन 3 दिनों में अपना दिमाग ही खो चुका था और उसका शिकार उसके दुश्मन हो रहे थे। जब भी उसे गुस्सा आ रहा था, वो अपने गार्ड से बोलकर आपने किसी ना किसी दुश्मन को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसे टारगेट कर रहा था। अगर उसकी बीबी नहीं मिलती तो वो पागल होकर वो अभी यहाँ से किसी को दर्दनाक मौत देने चला जाता। मोक्ष बहुत बेचैन हो रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी बीबी से मिलने जाना था। उसे इस वक्त अपनी बीबी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डैनी ने इंटरफेस में चेक किया और बोला, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह के वॉच से मैं उन्हें ट्रैक कर पा रहा हूँ। मोक्ष बस इतना जानकर ही खुश था कि उसकी बीबी जहां भी होगी अभी ठीक होगी। वहीं बाकी सब भी खुश थे, वरना दोनों से मोक्ष ने अपना जो हाल बना रखा था, उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। बिखरे बाल, भीगे हुए कपड़े और उसकी कपड़े और शूज सब कुछ मिट्टी से सने हुए थे। कपड़े भी कई जगह फट गए थे, थोड़ा थोड़ा खून भी लगा था। वो सब जल्दी से उस जगह से स्पीड से निकल गए। 1 से 1.5 घंटे बाद वो सब एक छोटे से हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। डैनी मोक्ष को देखकर बोला, डैड, मोम की वॉच की चिप सिग्नल अभी भी यहीं से आ रहा है। मोक्ष जल्दी से भागकर अंदर चला गया। उसके जाते जी रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। बाकी सब भी उसके पीछे ही थे। अरे कौन है आप? सब की कपड़ों पर मिट्टी लगा हुआ था। मोक्ष तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में था।
उसकी शरीर से कई जगह से थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। बार बार लेक में कूदकर गहराई में जाने की वजह से उसे चोट भी लगी थी। उसकी बिखरे बाल में उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। वो किसी पागल की तरह लग रहा था इस वक्त। मोक्ष को अपनी बीबी से मिलने की जल्दी थी, बस उसे इस घटिया लड़की की बात सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने गुस्से में राघव से गन लिया और उस रिसेप्शन में खड़ी लड़की पर पॉइंट करके बोला, वेयर इज माई वाइफ? अगर मुझे अभी यहाँ मेरी बीबी सही सलामत नहीं मिली तो इस एक से आज कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इसके हाथ में गन देखकर और उसे इतने गुस्से में देख उसकी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर के मारे जांपने लगी। वहीं बाकी कुछ डॉक्टर ए नर्स भी वहां पर आ चुके थे। मोक्ष के हाथ में गन देखकर वो सब भी डर चुके थे। वो रिसेप्शनिस्ट डरते हुए बोली, देखिए सर, ये हॉस्पिटल है, आप हमें ऐसे नहीं धमका सकते। उस रिसेप्शनिस्ट को डर से कुछ गलत बोलते देख दूसरी लड़की आगे आए और बोली, सर आप अपनी वाइफ का नाम बताए, हम अभी बताते हैं कि वो कहाँ किस वार्ड में है। मोक्ष ने जल्दी से बोला, ईशानी मोक्ष राजवंश, यही मेरी बीबी का नाम है, जल्दी कीजिए, बताए मेरी बीबी कहाँ। मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, मोक्ष भयानक आवाज में बोला। तेजस उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, रिलैक्स भाभी, यहाँ है तो जरूर ये लोग बता देंगे, तू गुस्सा करेगा तो और देर होगी। बाकी सबने कुछ नहीं कहा, वो मोक्ष के हालत और गुस्से को समझ सकते थे। मोक्ष ईशानी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वो उसके ऊपर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 3 दिन से मोक्ष भूखे प्यासे एक ही जगह बैठा हुआ था। ईशानी के लिए वो जमीन आसमान एक करने को तैयार था। उस लड़की ने जल्दी से कंप्यूटर में कुछ देर चेक किया और बोली, सर ईशानी नाम की तो कोई भी यहाँ एडमिट नहीं है। ये सुनकर तो मोक्ष का और भी दिमाग खराब हो रहा था। क्या मतलब एडमिट नहीं है? मेरी बीबी यही है। उसे अपनी दिल की धड़कन तेजी से चलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे उसकी बीबी आसपास ही हो और उस ढूंढ रही हो। तभी दर्शित बोला, शायद इन्हें प्रिंसेस का नाम नहीं पता होगा, इन्हें फोटो दिखा दो, शायद पहचान जाए। तभी मोक्ष ने सिर हिला दिया और जल्दी से अपना फोन निकाला और ईशानी की एक फोटो निकालकर उस लड़की को दिखा दिया। जैसे ही लड़की ने मोक्ष की फोन में ईशानी की फोटो देखा तो वो चौंक गई और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहीं रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की और बाकी 2 डॉक्टर भी चौंक गए, उन सबकी माथे से पसीना बहने लगा था। वो लड़की थोड़ी डरते हुए बोली, नहीं सर, ये लड़की तो यहाँ एडमिट नहीं है। पर मोक्ष और बाकी सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। ईशानी की फोटो को देखकर जैसे उन सब की चेहरे का रंग उड़ गया। ये बात सबने नोटिस किया था, सबको यहाँ गड़बड़ लग रहा था। तभी डैनी बोला, नहीं डैड, मोम की लास्ट लोकेशन मैंने यहीं ट्रैक किया है। मोक्ष ने उस लड़की पर गोली चला दिया जिसने अभी कहा था कि उसने ईशानी को नहीं देखा। मोक्ष में बिल्कुल भी पसंद से नहीं था। डैनी ने कहा है, मतलब उसकी बीबी यही है क्या? ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। वहीं गोली की आवाज से सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां आ गए थे, पर राघव और बाकी सबने उन पर गन तान दिया। वहीं वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, बाकी 2 नर्स भी नीचे आ गए थे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं, आप यहाँ किसी पर गोली नहीं चला सकते। अगर मेरी बीबी नहीं मिली तो यहाँ आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मोक्ष इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, जैसे किसी नरक से आया हो। मोक्ष ने दूसरी गोली एक नर्स पर चला दिया तो बाकी सब डर के मारे कांपने लगे। एक लेडी डॉक्टर आगे आकर बोली, सर प्लीज, हम सब बता रहे हैं, गोली मत चलाए। ये लड़की, मतलब आपकी वाइफ को 3 दिन पहले कुछ कॉलेज की स्टूडेंट यहाँ ले आए थे। वो बता रहे थे कि उन्हें ये लड़की जंगल के पास वाली लेक के किनारे मिली थी। वो सब उस लड़की को यहाँ छोड़कर चले गए। उस लड़की के सिर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर कपाड़िया उस लड़की को ट्रीट कर रहे थे और उन्होंने उसे गलती से हाई डोज का एनेस्थीसिया दे दिया, फिर उसके बाद गलत मेडिसिन दे दिया, ये जाने बिना कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। ये लड़की 2 वीक प्रेग्नेंट थी, पर इसकी सिर से ज्यादा खून बहने की वजह से और पेट पर थोड़ा प्रेशर पड़ने की वजह से ये लड़की ऑलरेडी क्रिटिकल थी। अगर पहले टेस्ट किया जाता तो इनका बच्चा भी शायद बच जाता, पर गलत मेडिसिन की वजह से मिसकैरेज हो गया। फिर 2 दिन तक इसे लेने कोई नहीं आया और ये आपकी वाइफ को भी गहरी चोट की वजह से होश नहीं आया था। तो डॉक्टर कपाड़िया को लगा ये कोमा में है और इतना कहकर वो रुक गई।
फिर सबकी तरफ देखकर फिर मोक्ष को देखा जो अब तक अपनी बीबी की हालत जानकर और उस डॉक्टर की गलती की वजह से अपनी बच्चे की मौत के बारे में जानकर किसी शैतान की तरह लग रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसका दिल दिमाग सब मानो गुस्से से भर गया था। वो अभी सबका खून कर देना चाहता था। जब उसने उस डॉक्टर को चुप देखा तो उसने उसकी हाथ पर गोली चला दिया। और क्या मेरी बीबी कहाँ है बताओ डैम इट।